Hello everyone, welcome to Youth Power Academy, YPA Bharat. Let us begin today's class, 1st August 2026. The very first article is related to Shahid Udham Singh. इनका 87 martyrdom day था, शहीदी दिवस. And on the occasion, nation paid homage to the revolutionary freedom fighter. Udham Singh was a key figure in India's struggle for independence. He was a member of Gadar Party and the Hindustan Socialist Republic Association. And in an act of retribution for the 1919 Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, he assassinated Michael O'Dwyer. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. Who was the former Lieutenant Governor of British Punjab on 13th March 1940. जो ब्रूटैलिटी हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उसने इनको काफी अफेक्ट किया था और उसके बाद इन्होंने जो है ये जो माइकल ओ डायर था उसके अगेंस्ट इनके मन में जो उनके मतलब इस जलियांवाला बाग की वजह से जो घृणा उत्पन्न हुई थी उसके उस पे उन्होंने इनको जो है वो लंदन के कैक्सटॉल हॉल में शॉट कर दिया था. उनकी उस वजह से डेथ हो गई थी. और जब ये ब्रिटिश कस्टडी में थे तो इन्होंने अपना एक नाम अडॉप्ट किया था, राम मोहम्मद सिंह आजाद. तो ये एक इनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि ये जो भी मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज थी इंडिया में उनको सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं. और जो एक इच्छा थी भारतीयों की, डिजायर था फ्रीडम को लेके और एंटी कॉलोनियल एक जो उनका स्टैंड था उसको उन्होंने जो है वो पूरा अपना इसमें शो किया था. तो उधम सिंह काफी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है. मेंस में भी इनके बारे में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के एग्जाम में भी ये आप का आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए. और जलियांवाला बाग की बात करें तो ये भी एक काफी जो है वो घटना है, हिस्टोरिकल एक इवेंट है. और ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी. पीसेस में लगातार हिस्ट्री में इसमें क्वेश्चंस आए हैं. ब्रिगेडियर जनरल रेगिनेंट डायर इन्होंने ऑर्डर किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी को टू ओपन फायरिंग ऑन गैदरिंग ऑफ अनआर्म्ड इंडियन सिविलियंस. इंडिया के जो सिविलियंस थे वो लोग इकट्ठा हुए थे और उन पे इन्होंने गोलियां चलवा दी थी, जिसकी वजह से उस टाइम 379 ये लोग इतने लोग मरे थे और 1200 के लगभग लोग जो है वो घायल हुए थे. ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है, ये जो इवेंट रहा इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें. और जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो एक फीलिंग थी कि इन्हें घर हमें निकालना है देश से, तो ये काफी जो है वो उस टाइम पे था. और एक प्रमुख ये भी रीजन था जिसके बाद से जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो और इंटेंस हो गया. तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा. Then, as we know that Parliament session is going on, monsoon session, and government has informed that Ayush Quality Mark, it was launched on December 19, 2025 during the second World Health Organization Global Summit on Traditional Medicine, and it serves as a unified assurance framework. Its purpose is to promote globally accepted standards for Ayush products and services, which encompass Ayush products, hospitals, day care centers, clinics, wellness centers, medical value travel facilitators, आयुष प्रोडक्ट्स. जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है वो आयुष को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम रहा है उसको. और इसमें एक इनिशिएटिव है आयुष एक्सेल. ये एक आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जिसको नोटिफाई किया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं जो आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, यूनानी से, सिद्धस से, इन सब के जो प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है. साथ ही साथ वी आर focusing on export of these products also. और अंडर दिस इनिशिएटिव आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादक संवर्धन योजना ये भी है. इसका क्या एम है? इट्स एम इज टू स्ट्रेंथन
and control the infrastructure, the regulatory capacities and pharmacovigilance and standardization of the आयुष सेक्टर. जैसे एक हमारा जो अभी तक का मेडिसिन सिस्टम है एक स्टैंडर्ड है, जो भी ड्रग्स जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उसी तरह से आयुष सेक्टर को भी जो है वो करने का कोशिश पूरा किया जा रहा है. और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इट हैज इम्प्लीमेंटेड AOGU SY, that is आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, and it has received approval from Standing Finance Committee on March 16, 2021. And for this scheme, total budgetary allocation is 122 crore for 5 years. And during this financial year 25-26, three state drug testing laboratories they have received the financial support under this scheme, and these are released by the government. Further, to bolster the regulatory measures and to ensure the safety and quality of Ayush drug, the certificate of pharmaceutical products as per WHO guidelines have been extended to Ayurveda, Siddha, Unani medicine system. Additionally, Ministry of Ayush is also implementing Ayur Gyan scheme. ये भी important रहेगा. It is another central sector scheme which introduces the Ayurveda Biology Integrated Health Research as its third component, Abhir, and it is designed to support the collaborative evidence-based research that integrates Ayurveda with modern sciences. मतलब एक गवर्नमेंट का एक एफर्ट है कि मॉडर्न साइंसेज में जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको इंटीग्रेट किया जाए, प्रमोट किया जाए, उसको साइंटिफिकली वैलिडेशन उसका हो, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उस पे प्रॉपर रिसर्च हो, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल, और उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करके जो है वो इसके और बेटरमेंट के लिए जो है वो वर्क किया जाए. अब अगर हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखें तो आयुष इट इज एन एक्रोनिम फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया, दैट इज आयुर्वेदा, योगा, naturopathy, Unani, Siddha, and homeopathy. Ministry of Ayush, it is important. It was formed in 2014 by the Government of India to ensure optimal development and propagation of these systems. And if we talk about CDSCO, that is Central Drug Standard Control Organization, is India's primary regulatory body फॉर फार्माक्यूटिकल एंड मेडिसिनल डिवाइसेस. तो आयुष से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो इसकी स्कीम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी, पूछी जा सकती हैं. और आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. हमारी जो डेली मैगजीन्स आती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज. You can directly download the magazine from our YouTube channel description. There has a link provided with our description. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कनेक्ट होइए. डेली मैगजीन अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. मैं बार बार इस चीज़ को अपने क्लास में बताती हूँ कि शॉर्टकट नहीं है करंट अफेयर्स का भी. अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं, सपोज अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में बैठना है, देना है, तो आप एक रेगुलर अगर आप स्टडी करेंगे तो वो आपके लिए काफी, और आप कनेक्ट कर पाएंगे. एग्जामिनेशन में आपको प्रेशर फील नहीं होगा, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. इसके अलावा हमारी जो मंथली सीरीज है, जो हमारी फटाफट मैगजीन्स हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, जो कि क्विक रिवीजन के लिए है. बट अगर डेली करंट अफेयर्स मैगजीन आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए मंथली मैगजीन्स को पढ़ना समझना और इजी हो जाएगा, और आसानी से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Then government also informed about Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. It was launched in July 2016 and it has significantly bolstered maternal health care services across India. Since its inception, the program has provided antenatal care services to 7.91 crore pregnant women, and there is a wide and real impact of this scheme. Uh, Till date, more than 1.24 crore high risk pregnancy have been identified, and they have targeted these intervene
for the better health outcomes for mothers and infants. These efforts under the Pradhan Mantri Matritva Surakshit Matritva Abhiyan, alongside with other public health initiative, had contributed to a remarkable improvement in the India's maternal mortality rate, and it has declined. मतलब इसमें कमी आई है MMR में by 43 points, moving from 130 maternal deaths per 1 lakh live births in the sample registration system for 2014-16 to 87. तो काफी इसमें कमी आई है, ये देखने को मिला है. And similarly, there has been a substantial reduction in maternal fatalities, child fatalities. Uh, India has witnessed significant progress in antenatal care and institutional deliveries. Institutional deliveries काफी बढ़ी हैं. और इससे क्या होता है कि जो मदर है, जो चाइल्ड है, उनकी जो हेल्थ होती है वो और बेटर होती है. The proportion of mothers receiving 4 or more antenatal care visits has been substantially increased to 65.2% in National Family Health reports. So this is important, and they can also ask about the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan scheme. When did it launched? Or all the services covered under this scheme aims to provide pre-antenatal care services to pregnant women on the 9th of every month at पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज. तो जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो कीवर्ड्स है, उनसे भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन इसमें निकल जाती है. तो इसमें ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. अब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम पीरियड. तो इसका भी कभी कभी पूछा जाता है ये. तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. Next article is related to India's food testing system and FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India. It has bolstered the national food testing infrastructure by officially recognizing 259 national accreditation board for testing and calibration laboratories for the analysis of general food samples. और गवर्नमेंट ने बताया है कि अंडर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी स्कीम 47 स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैव अंडरगॉन substantial structural upgrades, and they have received advanced analytical equipments to enhance their capabilities. जैसे कि हमें पता है कि जो ये FSSAI है, ये इसका जो वर्क जो फंक्शन है वो ये है कि ये चेक करता है और रेगुलेट करता है safety of public health by setting and enforcing science-based standards for food items and regulating their manufacturing, storage, distribution and sale. ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, तो उनको ये जो है वो देखता है. सेफ्टी को मेंटेन करने का काम FSSAI करता है. एट इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर and Food Safety and Standards Act. It was passed in 2006, and it is very crucial for maintaining the food quality and preventing foodborne illnesses. It also ensure the quality of food consumed by the population. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. FSSAI से रिलेटेड भी चीजें पूछी जा सकती हैं. किस मिनिस्ट्री में आता है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसका क्या वर्क है, या नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज. और जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि 47 स्टेट जो लेबोरेटरीज हैं उनका काफी अपग्रेडेशन जो है वो किया गया है. इसके अलावा गवर्नमेंट हैज informed that to ensure wider accessibility and public engagement in food safety on wheels program, it has been launched, and it offers extensive outreach for food testing, training and awareness initiative. मतलब ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कि रिमोट एरियाज में, विलेजेस में जो कम्युनिटीज हैं, कि कैसे जो फूड का क्वालिटी है उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ताकि इसके इनटेक की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम या हार्म जो है वो ना हो.
Then, in a remarkable milestone, Indian Railways has successfully transported a live donor heart by train for the first time in India. This life-saving organ was transported from Surat to Ahmedabad aboard the Mumbai Gandhinagar Vande Bharat Express, ensuring its safe and timely arrival for transplantation. तो ये एक काफी अचीवमेंट है, मतलब ट्रेन के थ्रू लाइव ऑर्गन को भेजा गया सूरत से अहमदाबाद, और वहां पे यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे जो है ये एक अर्जेंट डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड की गई, ताकि जो पेशेंट है उसको ये ट्रांसप्लांटेशन जो है वो किया जा सके। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और for this delivery system, a dedicated green corridor was established from Ahmedabad railway station to UN Mehta Institute, and it was managed through coordination between Railway Protection Force and Gujarat Police, and they ensured the transplant procedure एंड विदाउट एनी डिले। तो मतलब कैसे जो रेलवे का एक रोल है वो बढ़ रहा है क्रिटिकल हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर करने के लिए, जो है ये दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये मतलब पूछा जा सकता है कि पहला ये कौन से रेलवे के थ्रू जो है वो भेजा गया, कहाँ भेजा गया, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। देन नेक्स्ट important article is related to World Breastfeeding Day Week 2026, and the Ministry of Women and Child Development will observe the breastfeeding week across the country in the first week of this month. A week long campaign, and its aim is to create awareness among families, communities, and healthcare providers. और ये जो पूरा वीक रहेगा इसमें इंश्योर किया जाएगा कि लोगों के को अवेयर किया जाए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों ये जरूरी होता है फॉर द चाइल्ड। और न्यू बॉर्न जो है व्हेन दे आर ब्रेस्ट फीड विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ, दैट इज नोन एज गोल्डन आवर, दे आर बेटर इन हेल्थ बिकॉज जो मिल्क होता है अर्लियर जो फर्स्ट पीरियड का, ये काफी न्यूट्रिशियस होता है, और एक ये कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेबी को, उससे आगे चल के जो उसकी इम्यूनिटी है वो बूस्ट करती है। Beside, the ministry also emphasized that infant should be fed only breast milk during the first 6 month, मतलब 6 मंथ तक उन्हें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। वाटर नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, हनी, ग्लूकोज और एनी फॉर्मूला उनको नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है जो मदर का, वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है टू द इन्फेंट ड्यूरिंग द पीरियड, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके टू इंक्रीज द अवेयरनेस बिटवीन द मदर्स, इसको जो है वो गवर्नमेंट लेके आती है, मतलब ये होता है, मनाया जाता है ग्लोबली भी, मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक का रहता है। अब अगर हम बात करें इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बार इसको इनिशिएट किया गया था इन 1992 बाय द वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन WABA with support from World Health Organization and UNICEF. It has been scientifically proven that breastfeeding is very important for infant survival, their cognitive development and their long term health. तो ये important रहेगा। Beside this, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, it provides cash incentives to pregnant and lactating mother to encourage प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। मतलब गवर्नमेंट का एक एम रहता है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। अभी भी जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं है, तो अभी भी वहाँ पे लोग प्रॉपर तरीके से जो है वो फीडिंग नहीं कराते हैं, टेक केयर नहीं होती है, तो उसकी वजह से हेल्थ पे जो चाइल्ड होता है उसके काफी इम्पैक्ट पड़ता है।
तो इसीलिए अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए ये वीक हर साल मनाया जाता है। तो ये तो पूछा ही जा सकता है कि ये वीक कब मनाते हैं, गोल्डन आवर क्या होता है, ये पीसेस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग शुड आइडली बी इनिशिएटेड, मतलब इस टाइम पे इनिशिएट कर देना चाहिए। ये जो मिल्क होता है ये बहुत ही जरूरी होता है इन्फेंट के लिए, और उससे एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनके हेल्थ पे देखने को मिलता है। The next article is related to Geological Survey of India and Srimati Varsha Ashok Ag- Aglave. She has made history by assuming charge as the 54th Director General of the GSI, that is Geological Survey of India. And it is a significant milestone. क्यों? क्योंकि ये पहली महिला हो बनी है who will lead India's premier geoscientific organization in its 176-year history. Geological Survey of India एक काफी पुरानी एजेंसी है. It was founded in 1851 by British East India Company, and इट हैज एन एक्सटेंसिव हिस्ट्री, और इस पूरे उसमें कोई फीमेल अभी तक नहीं बनी थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इनका नाम पीसेस में तो आराम से ये पूछा जा सकता है. और अगर हम फंक्शन की बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इट कंडक्ट्स जियोलॉजिकल सर्वेज, मैपिंग एंड अंडरटेक मिनरल रिसोर्सेज असेसमेंट. इट कैरीज आउट जियोफिजिकल सर्वेज एंड परफॉर्म जियोलॉजिकल हैजार्ड स्टडीज, जैसे कि अर्थक्वेक का, लैंडस्लाइड का, इन सब का इन्वेस्टिगेशन करने का काम करता है. और ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है जो जियोलॉजिकल स्टडीज हैं इनमें. इनका हेडक्वार्टर कैलकट कोलकाता में है. 6 रीजनल ऑफिसेज हैं और न्यूमरस स्टेट यूनिट ऑफिसेज भी हैं. It provide basic earth science related data to government, industry, and public, and it contributes to national development and environment management. तो इनका पहली, चूंकि ये महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा. अभी जैसे कि हमें पता है कि जो एआई है उसका यूज काफी बढ़ गया है. तो अभी रिसेंटली कन्याकुमारी पुलिस इन तमिलनाडु, दे हैव enhanced their AI traffic violation detection system by implementing 10 locations across the district. और इनका इनिशिएटिव है कवल एआई. इसका एम है टू अचीव जीरो एक्सीडेंट्स इन कन्याकुमारी. द सिस्टम इन्वॉल्व्स इंस्टॉलेशन ऑफ एआई कैमराज एट 4 की लोकेशंस टू एक्यूरेटली मॉनिटर ट्रैफिक वायलेशन. जो भी अगर ट्रैफिक का कोई वायलेशन होगा तो इसको तुरंत ये डिटेक्ट कर लेगा. डिस्प्ले होगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी ऑफेंडिंग व्हीकल्स रहेंगी उनका, उनमें पेनल्टीज लगाई जाएगी, ताकि जो इस तरह के ऑफेंसेस हैं, जैसे हमने देखा है कि लोग सिग्नल तोड़ के निकल लेते हैं, तो उसको ये पूरे प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा कि एक मतलब अगर पेनल्टी लगाता है तो उससे क्या होता है कि लोग उस चीज को बार बार करने से बचते हैं. तो ये एक नए तरह का सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया गया है कन्याकुमारी में. जैसे कवल एआई से रिलेटेड पूछा जा सकता है, स्पेशली जो तमिलनाडु के जो एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा. और एआई का यूज, मतलब हर जगह एआई का यूज जो है वो बढ़ रहा है, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे हम एनएचएआई है वो भी जो है वो एआई का यूज कर रही है. इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स में एआई को डिफरेंट तरीके से यूज जो है वो किया जा रहा है. देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज से launched the indigenously developed extreme weather grade diesel in New Delhi. This is a specialized fuel and it was jointly developed by Indian Army and oil marketing companies. इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है to enhance the mobility, safety and operational availability of combat and logistic vehicles in extreme climatic conditions. Defense Ministry highlighted that this technology developed for XWG diesel has broader civilian applications, particularly in high altitude and severe winter regions. तो ये एक crucial advancement है towards self reliance. और XWG डीजल या एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल ये एक गेम चेंजिंग इंडिजिनस इनोवेशन है. इसको बताया जा रहा है, और इससे जो मोबिलिटी है ये बूस्ट होगी, ऑपरेशनल रेडीनेस होगा, और एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में जो है माना जा रहा है कि ये एक रिलायबल
वर्क करेगा। माना जा रहा है कि पहले जो व्हीकल का जो फंक्शनैलिटी होती थी उसको मेंटेन करने का, उसको ये सिवियर विंटर कंडीशन में उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करेगा, मोरल इससे बढ़ेगा, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और तो ये डीजल के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि इनका क्या बेनिफिट्स है। जैसे मैंने बताया कि इसकी क्लाइमेटिक जो जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन है, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम विंटर्स होते हैं, यहाँ पे जो डीजल है वो गाढ़ा नहीं होगा, इजीली जो व्हीकल्स हैं स्टार्ट हो पाएंगी, उससे जो मोबिलिटी है वो बेहतर होगी। और एक्सट्रीम वेदर में, डिफिकल्ट वेदर में जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, मोबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली जो है वो मूव कर सकेंगे लोग। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो एक्स डब्ल्यू जी डीजल के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी, साथ ही साथ मेंस में भी, जो कि इसको रिसेंटली अभी जो है वो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है और इस पे काफी समय से वर्क होता चला आया है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। The next article is very important, and Union Cabinet they has officially approved a national offshore exploration scheme that is named Samudra Manthan, and for this they have allocated 84,084 crore rupees budget for its implementation through financial year 2030 to 31. And this initiative is designed to increase India's energy security, accelerate domestic exploration and production of oil and gases. इंडिपेंडेंस डे लास्ट ईयर रेड फोर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने एक विजन दिया था। उन्होंने बोला था कि समुद्र मंथन हम लोग लॉन्च करेंगे, और इसका एम है कि इंडिया के जो ऑफशोर एनर्जी रिजर्व्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए। और इससे क्या होगा कि जो नेशन है उसका एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो क्रिटिकल ऑफशोर एनर्जी सोर्सेज है उनको अनलॉक किया जाएगा, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। इट विल डीपन इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज एंड इट विल जनरेट लास्टिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो समुद्र मंथन क्या है, किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ऑफ इंटरवेंशन अक्रॉस द इंटायर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन वैल्यू चेन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर इसमें फर्दर जो है वो जो जो चीजें आएंगी वो हमें मतलब पता चलेंगी। और माना जा रहा है कि कंट्री में जो एनर्जी रिजर्व हैं ये काफी हैं, और इनसे 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट का एक्सप्लोरेशन होगा आगे चल के इस प्रोजेक्ट के थ्रू। समुद्र मंथन की बात करें तो ये हिंदू मैथोलॉजी में एक ये काफी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। और इसमें मतलब क्या हुआ था, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हुए थे, और जो कॉस्मिक ओशन था उसको जो है उसकी चर्नी का एक थी, मंथन हुआ था, और उसमें से काफी सारा ट्रेजर्स जो है वो निकला था, जिसमें अमृत भी निकला था। फिर बाद में उसमें देवताओं और असुरों में जो है वो युद्ध भी हुआ था, अमृत जो है वो देवताओं को फिर दिया गया था, और विष जो है वो शंकर जी ने पिया था। तो हिंदू मैथोलॉजीज में इसमें काफी पूरी एक कहानी है। तो उसी तरह से इसको नाम दिया गया है समुद्र मंथन, साथ साथ नाम दिया गया है। और इसका वही है मतलब इसके लिए जो गवर्नमेंट है अपने एफर्ट्स को और करेगी, नेशनल एफर्ट लगाएगी, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से पूरा एक्सप्लोर किया जा सके, निकाला जा सके, और उससे जो है हमारा ऑयल सेक्टर पे भी जो है वो और जी नई चीजें डिस्कवर होंगी। जो सी बेड है उसके नीचे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ड्रिलिंग हो सकेगी उनकी, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और नेशन की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, और यूनियन कैबिनेट ने इसको भी अप्रूवल दिया है विद एन टोटल आउटले ऑफ 5,077 करोड़ रुपीस। This scheme aims to develop 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects, which will be located with energy storage system, and they have a minimum capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt. और ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो अप्रूवल है
follows a recent assessment by National Institute of Solar Energy, which has identified an estimated floating solar potential of approximately 102.18 गीगा वॉट अक्रॉस रिजर्वायर्स, मतलब जो रिजर्वायर्स हैं वहां पे जो है वो फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और फिर वहां से एनर्जी की जो मीट है उसको और पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि थ्रू दिस स्कीम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल बी बेनिफिटेड एंड आवर सोलर पीवी capacity will increase uh, from 700 megawatt to 5000 megawatt. And for this, central financial assistance of rupees 1 crore per megawatt will be provided for eligible floating solar photovoltaic projects upon successful commission. तो अगर ये बन जाएंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट के थ्रू जो है उनको इतना सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो फ्लोटिंग सोलर की बात करें, सोलर फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, तो it offers various advantages over traditional land-based solar farms। एंड इसमें क्या होगा, सबसे पहला तो रिड्यूस्ड लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, लैंड यूजर्स कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको रोका जाएगा, हायर एफिशिएंसी रहेगी बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर ऑन सोलर पैनल। This system help conserve water by reducing evaporation from reservoirs. Energy storage system, these are vital for integrating intermittent renewable energy sources like solar into grid. Then it will ensure stable and reliable power supply by storing excess energy during peak generation and releasing it during period of high demand or low generation। तो ये काफी important रहेगा। और प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, इसके बारे में डेफिनेटली आ सकता है। रिसेंटली इसको जो है वो अप्रूवल दिया गया है और अब फर्दर इस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे। फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो जो है इसमें जो है जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको वाटर बॉडीज पे, रिजर्वायर्स पे, लेक्स पे जो है वो लगाया जाता है, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स पे लगाया जाता है ताकि इनसे जो है वो सोलर एनर्जी का जनरेशन किया जाए और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर आप इसमें कीवर्ड्स देखें तो एक टर्म है बैथीमेट्री। ये क्या है? बैथीमेट्री इज द स्टडी ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज and it is crucial for understanding the topography of the underwater surface to plan फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन। मतलब बैथीमेट्री के जरिए जो है वो उसका स्ट्रक्चर को देखा जाता है, जो भी बॉडी रहती है वाटर बॉडी की, क्या इसमें सोलर प्लांट जो फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन है वो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो ये आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए इंडिया का जो एक एम है कि हम सेल्फ रिलायंस बने डिफरेंट सेक्टर्स में, और हम रेन्यूएबल और क्लीन और ग्रीन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये योजना काफी महत्वपूर्ण रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया टूरिज्म सेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें डिफरेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है कि टूरिज्म सेक्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जो टूरिज्म सेक्टर है इसमें एक काफी मोमेंटम आया है, इंक्रीज हुआ है टूरिज्म में। और 2.9 बिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट रहा इन 2024 एंड अप्रोक्सीमेटली 2.2 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल रिपोर्टेड इन ईयर 2025। इट हैज contributed 15.73 lakh crore to India's GDP in financial year 23-24, and it represents to 5.22% of the economy, and it has supported 84.6 million jobs in 23-24, with international tourism receiving reaching nearly 31.7 बिलियन डॉलर इन 2025। तो क्या हो रहा है कि टूरिज्म में काफी इंक्रीज हुआ है। और इंडिया का जो स्ट्रेंथ है इट लाइज इन इट्स नेचुरल डाइवर्स लैंडस्केप, स्पिरिचुअलिटी, वेलनेस, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल हेरिटेज। और इंडिया एक लीडिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन है, टूरिज्म डेस्टिनेशन है। यहाँ पे इंडिया में टूरिस्ट आर ऑफर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन एंड लिविंग कल्चरल ट्रेडिशंस टू sacred pilgrimage site।
And currently, if we talk about India has 44 UNESCO World Heritage Sites, 106 national parks, 18 biosphere reserves, and there are vast network of pilgrimage centers, heritage, monuments, museum, and cultural landscape. Beside these, India has rich tradition in handicrafts, cuisines, festivals, performing arts, yoga, Ayurveda, and it has appealed to the international tourists. India is birthplace of major religions, and like if you talk about Buddhism, Jainism, they all originated in India. और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशंस हैं जैसे चार धाम है, काशी, अयोध्या है, बोध गया, अमृतसर, तिरुपति, पुरी, यहाँ पे मिलियंस ऑफ जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। बुद्धिस्ट हेरिटेज भी काफी है यहाँ पे। और जो कल्चरल टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, इंडिया में काफी ज्यादा है। इसके अलावा इंडिया में फोर्ट्स, पैलेसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इंडिया का जो डांस फॉर्म्स हैं, म्यूजिक है, फेस्टिवल्स हैं, ये सब भी एक काफी इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। और इंडिया का जो एक हेरिटेज है वो काफी अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट्स को। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है ये इंडिया को वेलनेस टूरिज्म के तौर पे भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें हमारा फोकस, जैसे हमने भी बताया था कि आयुष का एक एम ये भी है कि टूरिज्म को भी प्रमोट करना इन आयुष सेक्टर। तो योगा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, आयुर्वेदा से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजों को देखने के लिए, नेचुरोपैथी को यूटिलाइज करने के लिए भी टूरिस्ट जो है वो काफी आते हैं इंडिया में। और इसके इससे यहाँ पे काफी जो है वो जो टूरिज्म है वो काफी डेवलप हो रहा है। नेचर बेस्ड टूरिज्म भी काफी थ्राइव कर रहा है डाइवर्स इकोसिस्टम में, नेशनल पार्क्स में, हिमालयाज लैंडस्केप्स में। हम यहाँ पे डिफरेंट जंगल सफारीज ऑफर किया जाता है। के अलावा इंडिया इमर्ज हो रहा है एज अ माइस। माइस क्या है? मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस डेस्टिनेशन सपोर्टेड बाय मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। हम ऑफर कर रहे हैं leisure travel को। Besides, we are also providing diverse landscapes for coastal and cruise, water sports facilities, adventure, film tourism. Beside, government initiatives हैं like Swadesh Darshan, they have developed infrastructure across thematic tourist circuits. और इसके अलावा अ, हमारी जो है वो सिटीज को डेवलप किया जा रहा है कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो फोकस किया जाए ट्रेवल पे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे, कंजर्वेशन पे। और इसका जो एक बेनिफिट है वो टूरिज्म सेक्टर को मिल रहा है, और इससे काफी कंट्रीब्यूशन हो रहा है जो हमारा इकॉनमी है उसके डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए। तो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड अगर मान लीजिए ऐसे भी आता है तो उसमें आप इन सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स की बात हो गई, या फिर जो है वो हमारे टूरिस्ट जो सर्किट्स बन रहे हैं उनके बारे में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। The next article was related to first air shipment of Karnataka mangoes to Maldives. कर्नाटका से जो है वो टू टाइप्स ऑफ मैंगोज हैं, इनका एयर शिपमेंट किया गया है। दीज आर नीलम एंड तोतापुरी मैंगोज। कर्नाटका से ये मालदीव्स गए हैं। और नीलम मैंगो, जैसे मैंगो की वैरायटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। अभी मानसून में मैंगो सीजन पूरा था, और जो डिफरेंट वैरायटीज हैं ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नीलम मैंगो ये एक हाईली वैल्यूड मैंगो है फॉर इट्स स्वीट जूसी पल्प, और इसका एरोमा काफी इंटेंस होता है। और ये काफी सूटेबल होती है डिफरेंट कुलिनरी एप्लीकेशंस के लिए। इसके डेजर्ट्स बनते हैं, स्मूदीज बनते हैं, बेवरेजेस होते हैं। तोतापुरी भी एक काफी जो है वो रिनाउंड वैरायटी है मैंगो का। तो इनका कहाँ इनका ओरिजिन है ये भी पूछा जा सकता है। तोतापुरी अपने यूनिक शेप के लिए जानी जाती है। इसका एक स्वीट और टैंगी फ्लेवर होता है।
ये डायरेक्ट कंज्यूम भी किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग में भी इसका यूज किया जाता है, तो इसको भेजा गया है। और मैंगोज की अगर हम बात करें तो इंडिया को कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट्स। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगोज का। साथ ही साथ अ, जितना ग्लोबल प्रोडक्शन होता है मैंगोज का, उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। तो ये वेराइटीज के नाम, साथ ही साथ जो उनका इम्पोर्टेंस है, ये भी एग्जामिनेशन के लिए में आ सकता है। देन नेक्स्ट है मालदीव्स has launched real-time cross-border fund transfer to India by integrating its instant payment system Fawara with India's UPI. Maldives Monetary Authority announced the successful rollout of the services on 31st July, और ये एक मेजर स्टेप है इन स्ट्रेंथनिंग डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे फवारा क्या है, ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, कौन सी कंट्री का है, मालदीव्स का है। और मालदीव्स ने अपने आप को यूपीआई के साथ जो है वो अब इंटीग्रेट कर लिया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो बेनिफिट होगा, ट्रांजैक्शन जो है वो इस सिस्टम के अंतर्गत जो इनिशिएट होगा मालदीव्स रुपया रुपया में, can it can be directly credited in Indian rupees to UPI enabled bank accounts in India। तो इससे बेनिफिट मिलेगा। और फैमिली मेंटेनेंस जो रेमिटेंसेस होते हैं उनके लिए भी बेहतर रहेगा, साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए भी ये अच्छा रहेगा। और ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, ये दर्शाता है कि कैसे जो आरबीआई है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ एक कोलैबोरेशन में काम कर रहा है, जिससे कि जो कंट्रीज हैं दोनों के लिए जो है वो बेनिफिट रहे। देन नेक्स्ट स्पोर्ट्स में लास्ट में अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट रहा, कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो गोल्ड मेडल्स आए हैं इंडिया के। और वुमेन्स 48 किलोग्राम फाइनल में अ, इंडिया ने कनाडा को हराया। और मेंस कैटेगरी में भी जो है वो इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। तो ये पहला जूडो गोल्ड मेडल है कंट्री का। जूडो एक स्पोर्ट्स है जिसमें कि डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया जाता है। और ये एक जापानीज मार्शल आर्ट फॉर्म है। और ओलंपिक स्पोर्ट जूडो में इसको 1882 में क्रिएट किया गया है। तो इंडिया को मेन और वुमेन दोनों कैटेगरीज में जो है वो अवार्ड इसमें मिला है। और इंडिया की अश्मिता डे है। इन्होंने जो है वो अपना फर्स्ट मेडल जीता। और मेंस में हर्ष सिंह है, तो दोनों के नाम इम्पोर्टेंट रहेंगे, अश्मिता डे और हर्ष सिंह का। और जूडो जिगोरो कानो, इन्होंने इसको जो है वो इन्होंने बनाया था 1882 में। और इसमें इन्होंने जो इनका जूडो का जो प्रिंसिपल होता है मैक्सिमम इफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट। और ये एक म्यूचुअल वेलफेयर एंड बेनिफिट जो है इसमें होता है। और अपोनेंट के वेट और मूवमेंट के इसमें जो है वो थ्रो किया जाता है, तो ये रहता है। तो दोनों के एथलीट्स जो है वो अश्मिता डे और हर्ष सिंह, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहला मेडल जो है वो इस कैटेगरी में इंडिया को ये मिला है। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमसे कनेक्टेड रहिए, हमारी मैगजीन्स को डाउनलोड करके नो डेली स्टडी करिए, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।